राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और आने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार के लिए, इसे हम कैसे समझें? ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, एक चीज है, रिस्क है इसमें। हाँ। जब आप 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं तो रिस्क रहता है, क्योंकि पावर टसल होने लगेगा और डिलीवरी में अवरोध आएगा। मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं था कि 4 महीने में अच्छी डिलीवरी करके कांग्रेस के बरक्स, और आप ध्यान दें कि कांग्रेस ने बहुत खराब डिलीवरी नहीं की थी, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। उसके बरक्स अगर आप नए चेहरे लाते हैं तो वो गवर्नेंस को कितना रफ्तार दे पाएंगे, डिलीवरी कितनी फास्ट कर पाएंगे, आपके उसकी इमदाद की मदद की जो चुनाव के दौरान आप देते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं से भी जो तर्क है उससे तो अलग है। जो राजनीति के हम लोग को 45 साल की समझ है हमारी, हाँ। उससे ये बिल्कुल अलग है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष से सर जानकारी लेते हैं इस वक्त वहां पर जो हो रहा है। आशुतोष, विकास भी हमारे साथ है। विकास, देखिए, ब्राह्मण, राजपूत समाज और साथ ही पिछड़ा वर्ग सबको साधने की कोशिश, एक अच्छा समीकरण बैठाने की कोशिश, इसे ऐसे कहें क्या अभी शुरुआती भाषा में जो समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआती भाषा में इसको यही कह सकते हैं जो सर कह रहे थे अभी। बिल्कुल सर का अपना अनुभव कह रहा था कि इस तरीके से जो 4 महीने का वक्त बचा हुआ है और एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ये वो बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में भी किया गया, छत्तीसगढ़ में भी किया गया और यहाँ भी किया गया। अब इसमें वो कितना बीजेपी कामयाब होती है, ये फार्मूला कितना सटीक बैठता है, कितने यहाँ के लोग इस फार्मूले से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर फैसला है तो उसका राजनीतिक परिणाम क्या आता है। अगर लोग संतुष्ट होते हैं तो परिणाम अगर अच्छा आता है तो मान लिया जाएगा कि मोदी जी का जो निर्णय था, प्रधानमंत्री मोदी का, एक बार फिर सफल हुआ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है कि जातीय समीकरण को साधो, क्षेत्रीय समीकरण को साधो, चूंकि 2024 सामने है। तो और बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जैसे इसके पहले चौंकाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी चौंका दिया। और यहाँ जितने बीजेपी के नेता सुबह से आ रहे थे, सबसे मेरी बात हो रही थी, कोई भी व्यक्ति भजन लाल शर्मा को लेकर के कभी किसी ने चर्चा नहीं की। हाँ, 2 घंटे पहले लगभग 1:30 बजे, 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बीच से भजन लाल शर्मा के नाम की सुगबुगाहट आने लगी थी और बात हो रही थी कि कोई भजन लाल शर्मा है, उनको हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसके 3 तारीख से लेकर के और आज दोपहर 1:30 बजे के पहले तक भजन लाल शर्मा का नाम न तो कहीं आया। और यहाँ तमाम मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता भी गूगल सर्च कर रहे हैं जो कहाँ से हैं, ये अच्छा संगानेर से हैं, क्या इनका है। हाँ, पुराने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद अभी हैं, जो पीछे हैं, अगल बगल खड़े हैं, वो जरूर उनको जान रहे थे। लेकिन जो नए कार्यकर्ता हैं, तमाम दूसरे संभाग के रहने वाले, वो नहीं जान रहे थे। तो देखें, ये चौंकाने वाला ही फैसला है। अब कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, कितना इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा पाएगी। लेकिन एक बात है विकास, आशुतोष, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक बात है, जो ये जो सीनियर लीडर की विंग है ना राजस्थान की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो नाखुश भी रहे होंगे लेकिन वो असहाय हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। ये भी एक पैटर्न हम देख रहे हैं। देखिए, सीनियर लीडर्स की जहां तक बात करें, पूरी तरीके से राजस्थान में एक तरीके का रिफॉर्म किया गया है और जैसे कहते हैं ना कि एक नई सरकारी मशीनरी खड़ी कर देना, नया मैसेज कन्वे करना कि देखिए पार्टी में जो काम करता है, नीचे से लेकर जो काम करता है, उसको पूरी महत्वता दी जाएगी और वो दी भी गई है। आप देखेंगे भजन लाल शर्मा लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। दिया कुमारी की बात करते हैं, देखिए राज परिवार का वो चेहरा बेशक हो सकती है, लेकिन जहां जहां से उनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो सवाई माधोपुर की बात करते हैं, उनको फिर उनको कहा गया कि अब आप संसदीय का चुनाव लड़िए, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा राजसमंद से। फिर उनको कहा गया कि आप विद्याधर जाकर चुनाव लड़िए, वो विद्याधर आकर चुनाव लड़ती है। तो ये ऐसे मैसेज है भाजपा के जो हर राज्य में देने की कोशिश की गई है और आप देखेंगे कि इससे पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, एक बहुत बड़ी जो ड्रील है तमाम कार्यकर्ताओं की, जो बहुत छोटे स्तर से लगातार भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं कि देखिए जब किसी व्यक्ति को जो नीचे से ऊपर तक आया है तो अगला नंबर हमारा हो सकता है, अगला चेहरा हम हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से।
और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला चेहरा को क्या कमान दी जा सकती है अब, लेकिन दिया कुमारी क्योंकि उतनी परिपक्व भी नहीं है, महिला के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा जो चुनावी सभाएं हैं बीजेपी ने वो की है, भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं के साथ अपराध को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा था बीजेपी ने। तो ये एक बहुत जरूरी भी था और ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी होगा। वसुंधरा के बाद एक ऐसी छवि की लीडर बीजेपी की तरफ से लोगों के बीच में दी जानी चाहिए। जी, इसे एक्सपेरिमेंट ही माना जाए और ये कह सकते हैं कि ये ऊपर का फैसला था, तो जिसको जमीन पे लागू करना था पर्यवेक्षक आए, जमीन पे लागू कर दिए। हाँ। और यहाँ पर अनुभव और परिपक्वता बहुत मायने नहीं रख रहा है। आप देखें कि तमाम सारे ऐसे फैसले हुए हैं जहाँ अनुभव और परिपक्वता के बजाय नए चेहरे को और एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा तरजीह दिया गया। अगर परिपक्वता की बात थी, प्रशासन की बात थी, तो शिवराज सिंह चौहान को हटा करके किसी दूसरे ही पिछड़े वर्ग को बनाने की आवश्यकता क्या थी? कई सारी बातें इसमें हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का कोई भी बड़ा पद पा सकता है। पहला संदेश कि परंपरागत तौर पे जो बड़े पद पे रहते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अब उन्हीं को पद मिलेगा, एक ये संदेश बीजेपी से देने में कामयाब हुई। दूसरा कि जातीय समीकरण के तौर पर भी देखें, हाँ। तो अलग अलग जातियों को भी उसने संदेश दे दिया और नए चेहरों को ला दिया ताकि उनको देखा जा सके, परखा जा सके क्यों किस ढंग से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेशक ये लोग यहाँ पर शपथ लेंगे, संवैधानिक पद पर बैठेंगे, लेकिन सरकार कैसे चलती है और सरकार चलाता कौन है, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। बिल्कुल एनके सिंह सर, देखिए सरकार चलती कैसे है, सरकार चलाता कौन है, ये तो अब सब बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, पुष्कर सिंह धामी, मनोहर लाल खट्टर, हमने ये एग्जाम्पल देखे हैं। पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव नहीं जीते थे उसके बावजूद भी उन्हें कमान दी गई, ये कहकर कि युवा चेहरा है और बहुत काबिल है, इसलिए उन पर भरोसा हमें जताना चाहिए। हम इसे कैसे देखें? क्योंकि अगर इसका नुकसान होना होता तो बीजेपी को इन चुनावों में भी ऐसे किसी डिसीजन का नुकसान देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये डिसीजन सही साबित हो रहे हैं। बात आप सही कह रही है। दरअसल जब तक मत मिल रहा है, जब तक वोट्स मिल रहे हैं, तब तक मोदी जी के हर डिसीजन को जस्टिफाई करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मतदान हो रहा है और जनता मानती है कि नहीं ये सही है, लिहाजा वो नए चेहरे लाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, गुजरात में आप याद करिए, गुजरात में कौन सा चेहरा लाए अचानक, उसी तरह से पुष्कर धामी को ले आए, ये कौन सा चेहरा थे। उसी तरह ये तमाम जो ये 3 राज्यों में होने जा रहा है, इसको भी आप देखें तो ये बिल्कुल नए चेहरे हैं। लेकिन अगर वोट मिल रहे हैं तो ये जस्टिफाइड है, मोदी जी के डिसीजन जस्टिफाइड है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो फिर जो सरकार चलाने का जिम्मा है वो भी भले ही चेहरा कोई भी हो वो केंद्र में ही आ जाए? भाई जब उन्हीं के नाम पर वोट मांगे गए हैं, उन्हीं के नाम पर लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी वोट किया है, तो अगर केंद्र से सरकार चलाई भी जाती है तो फिर क्या दिक्कत है? लोगों को मेरे ख्याल से इससे भी दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा होता है कि सरकार ने कितना अच्छा, कौन सी सरकार रही, डिलीवरी कैसे की, शायद इसका भी बहुत अंतर नहीं पड़ता। रमन सिंह की सरकार कहां खराब थी जी। लेकिन रमन सिंह बुरी तरह हारे, उनकी पार्टी बुरी तरह हारी और कांग्रेस आई बहुत ज्यादा वोट से। कांग्रेस ने भी कोई खराब सरकार नहीं चलाई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन देखिए किस तरह हारी है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का अपना जो ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस है, सर्वसमान की शक्ति है, वो मुझे लगता है कि अभी भी वो कर रही है। और बाकी हमेशा राजनीति में मोदी जी की पॉलिसी रही है कि चेहरे बदलते रहो। आपने केंद्र में देखा, अचानक कुछ मंत्री हटा दिए जाते हैं और वो हाशिए पे चले जाते हैं।